everyone, how are we all doing? I hope आप लोग सब अच्छे हो. I am great as well. I am Nandini, your political science teacher, and if you are new to this channel, don't forget to subscribe our channel. Learn करो. हमारे दो चैनल है, Learn करो and Learn करो 9 to 12. ठीक है, आप दोनों सब्सक्राइब करो. लर्न करो छोटे बच्चों के लिए, बिलो 8 क्लास के लिए, और 9 to 12 क्लासेस के लिए. ठीक है, अब मैं आपको क्या करा रही थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे. ऑल्सो अब क्या बोलते हैं इसको, यूएन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, अब पार्ट 1 कवर कर दिए. व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या बेनिफिट था, यूएन को क्यों लाया गया, ये सब चीजें इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने उसमें कवर कर दिया है. यू मस्ट गो एंड वॉच, तभी आपको इस वीडियो में क्लैरिटी आएगी. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको. ठीक है, ऑल राइट, ये देखो ये चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्म्स. अच्छा, रिफॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन हो गई यूएन की, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस जो लाया गया, रिफॉर्म करा जा रहा है, जो जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स हैं. वो देखते हैं क्या क्या जरूरी है, क्या आए हैं, क्या चीज आनी चाहिए. ठीक है, ये सब देखो पढ़ते हैं. सब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है, ये कुछ भी बाहर से नहीं उठाया हुआ है, जिससे आपको क्लैरिटी मिले. चेंज्ड रियलिटीज आफ्टर कोल्ड वॉर. जो कोल्ड वॉर एरा कौन सा था, 1946 से बोलते थे ना 1991 तक, ये कोल्ड वॉर एरा था. खत्म कब हुआ, जब बर्लिन वॉल गिर गई थी, याद है? फिर क्या हुआ था, 1990 में गिर गई थी. 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का, विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूएसएसआर. कोल्ड वॉर तब खत्म हो गया था. चेंज रियलिटीज आफ्टर कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर में क्या एक्सपेक्टेड था और हुआ क्या, देखो अभी देखते हैं. द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, हैज कोलैप्स्ड मतलब गिर गया था, एंड द यूएस बिकेम द सुपर पावर. यूएस हेजेमनी पढ़ा था ना, डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर इज कॉल्ड हेजेमनी. यूएस क्या बन गया था, सुपर पावर बन गया था. यूएसएसआर एबडोमिनेट हो गया था. द रिलेशनशिप, कोलैप्स मतलब एबॉलिश, एबडोमिनेट भी बोलते हैं इसे. द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, रशिया किसका सक्सेसर था, यूएसएसआर का. यूएसएसआर जब खत्म हो गया था, उसकी वेपन्स, उसकी ट्रीटीज, उसके पैक्ट, उसके अग्रीमेंट्स, उसके नेगोशिएशंस किसने टेक ओवर कर लिए थे, रशिया ने कर लिए थे. एंड यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव. इसने क्या बोला, रिलेशनशिप जो रशिया और यूएस का था वो काफी कोऑपरेटिव था. देखते हैं कैसे. चाइना एंड इंडिया आर फास्ट एमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर. इंडिया और चाइना काफी बड़ी पावर बनते रहे. ठीक है. द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड मतलब विच वॉज नॉट फोरसीन मतलब जिसको मतलब देखा नहीं गया था, फ्यूचर में ऐसा होगा पता ही नहीं था. अनप्रेसिडेंटेड मतलब पता नहीं था फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, बट ऐसा हो रहा था. कंट्रीज ऑफ एशिया, चाइना और इंडिया बहुत फास्ट एमर्जिंग थी. यूएस ने बहुत कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखा, बट हार्श रियलिटी क्या थी, इनिशियली हमें तो यही लग रहा था ना कि यूएस और रशिया तो एट फाइट रहेंगे, क्योंकि वो लोग तो ऑपोजिट पार्टीज है, बट उनके रिलेशन काफी कोऑपरेटिव थे. और लगता था सिर्फ जो यूएस पावर है वही सुपर पावर है, बट पता लगा चाइना और इंडिया भी काफी बड़ी पावर्स हैं. ठीक है. मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज, कौन कौन सी थी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज पता है ना, 15 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग रशिया. इन्होंने किसको ज्वाइन किया था, यूएन को ज्वाइन कर लिया था. अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस. देखो ये सब चीजें हुई हैं, यूएन बना है, कंट्रीज अलग हो गई हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने ज्वाइन किया था, कुछ चैलेंजेस तो आने थे. कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड, कन्फ्रंटेड मतलब आए, लड़ने के लिए आए, चैलेंजेस से लड़ना पड़ा. द वर्ल्ड लाइक जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है. सिविल वॉर, लोगों की लड़ाई होती थी. ठीक है. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिसिटीज अलग अलग थी. कुछ कहते थे सिन्हलीज हैं हम, कुछ कहते थे हम तमिल्स है. श्रीलंका की लड़ाई याद आ रही है, इसको हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते थे, मैंने समझाया था. टेररिज्म, टेररिज्म क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये सब चीजें चैलेंजेस थी यार. न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब एक कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है, वो दूसरी कंट्री को शेयर कर रहा है, और इन टर्न क्या हो रहा है, वो कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर फाइट करने वाली है. अगर वो कंट्री छोटी भी है बट वो किसी बड़ी कंट्री से रिलेशन बनाकर उससे वेपन्स ले लेती है, खरीद लेती है, तो वो किसी भी कंट्री को मार सकती है. प्रोलिफरेशन मतलब होता है शेयरिंग,
एंड क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही है, एवर ग्रोइंग कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, इतनी प्रॉब्लम्स है, एपिडेमिक्स, कोरोना वायरस इज द वेरी लाइव एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमिक, और ये सब बहुत प्रॉब्लम्स थी। इन द लाइट, ये कोरोना वायरस तो अब आया, इबोला वायरस कॉन्गो में हुआ था, कॉन्गो में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ये सब चीज़ तो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, ये वायरसेस या फिर ये जो डिजीजेज हैं, हमने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है ना यहाँ पे। इन द लाइट ऑफ द अबव देयर हैज बीन अ डिमांड टू रिफॉर्म, मतलब ब्रिंग चेंजेस टू द यूएन। ऑलराइट, ये देखो क्या चेंजेस लाए गए थे। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, वीटो पार। तो ये बात कर रहे हैं वीटो पार की। वीटो पार कैसे इंपॉर्टेंट है? वीटो पार पहली बात होता क्या है? पहली बात तो ये हमारी नॉर्मल कंट्रीज़ के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। P5 कंट्रीज़ के पास होती है वीटो पार। P5 कंट्रीज़ कौन सी है? यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन 5 के पास वीटो पार है। वीटो पार देखो क्या होती है। द परमानेंट मेंबर्स, P5 किसके होते हैं? ये सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं। 15 मेंबर्स होते हैं ना, 5 परमानेंट 5 नॉन परमानेंट, have got the veto power। क्या बताया था? यही बताया था ना, which means that for any important decision to be taken, the consenting vote of all the permanent members is required। कोई भी important decision है, budgetary decision है, कोई new member का admission है, ये सब चीजें without P5 members की consent के बिना नहीं पास हो सकती हैं, ठीक है। इफ एनी ऑफ द परमानेंट मेंबर एक्सरसाइज अ नेगेटिव वोट, पिछली वीडियो में बताया था ब्रीफ में, नेगेटिव वोट कोई एक भी दे दे, डिसीजन कैन नॉट बी टेकन, डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। द वीटो पावर वाज इंक्लूडेड, क्यों दिया गया था? बिकॉज ये भी मैंने बताया था, वीटो पावर इन्हें क्यों दी जाती है? हर कंट्री को, जो 193 कंट्रीज हैं यूएन की, हर एक को वीटो पावर क्यों नहीं दी जाती है? पता है क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि ये इतनी सुपर पावर्स है, ये कहे हम यूएन को क्यों ज्वाइन करें? यूएन कुछ तो इन्हें बेनिफिट देगा ना इतनी इमर्जिंग सुपर पावर्स को, कि ये लोग यूएन ज्वाइन रखे और हर पूरा वर्ल्ड एक इंटीग्रेटेड रहे। समझ रहे हो? The veto power was included because after the Second World War, these 5 nations were in position to wage any big war। इसका कहने का मतलब है ये जो कंट्री थी, 5 कंट्रीज, ये इतनी बिग थी, इतना सुपर पावर थी कि ये लोग किसी से भी लड़ाई कर सकती थी, ठीक है। Therefore, to make sure that they remain at one side, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वो चाहते थे यूएसएसआर यूएस की टीम में आ जाए। जब सब एक ही टीम बन जाएगी, 2 टीम्स नहीं रहेगी, तो लड़ाई किस बात की रहेगी, ठीक है। सारी प्रॉब्लम ही ये थी। ऑफ द कंफ्लिक्ट एंड देयर इंटरेस्ट डू नॉट कोलाइड, कोलाइड मतलब टकराना। द वीटो प्रोविजन वाज इंक्लूडेड, वीटो पावर इसी कारण दी गई थी उन लोगों को, आप समझ रहे हो, ठीक है। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट वीटो प्रोविजन इज अनडेमोक्रेटिक। एक बात सुनो, 193 मेंबर कंट्रीज हैं, या आप देख लो, चलो यही देख लो कि 5 मेंबर कंट्रीज परमानेंट है, नॉन परमानेंट 10 है, इन 10 को भी नहीं दिया जा रहा इक्वल वीटो पावर कि ये लोग वोट कर सके। इनका वोट करना ना करना, मेजॉरिटी बन जाएगी तो कोई डिसीजन पास हो जाएगा, मेजॉरिटी नहीं बनेगी तो डिसीजन पास नहीं होगा। 193 मेंबर्स, पहली बात तो ये लोग सिंपल मेजॉरिटी में के पार्ट हैं, ठीक है, कर दिया वोट तो ठीक है, मेजॉरिटी में आ गए, नहीं किया तो इनके डिसीजंस ना इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, बट इनके डिसीजंस बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी तो बात करती है इक्वालिटी की, बट ये तो इक्वालिटी नहीं हुई, तभी इसे क्या कहा गया? इसे अनडेमोक्रेटिक कहा गया। वाइल देयर अनडेमोक्रेटिक कहा गया, वाइल देयर हैज बीन अ मूव टू एबॉलिश, ठीक है, और मॉडिफाई, एबॉलिश मतलब खत्म करना या चेंज करना द वीटो सिस्टम। There is also a realization that permanent members are unlikely to agree। जब इनके पास इतनी बड़ी पावर है, ये किसी डिसीजन को रोक सकते हैं, किसी बिल को पास होने से रोक सकता है, कोई डिसीजन इनकी वजह से रुक सकता है, इनकी एक नेगेटिव इफेक्ट, एक नेगेटिव वोट की वजह से, तो ये लोग क्या कहेंगे? हाँ, हमारी पावर ले लो और सबको दे दो ये पावर। ऑफ कोर्स नॉट, ये लोग तो प्रोटेस्ट करते हैं इस बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ यूएन क्या कहते हैं? रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, जो अभी हमने पढ़ा वीटो पावर, एक्सपेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड अबॉलिशन ऑफ वीटो। रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो हम लोग सजेस्ट करते हैं इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक तो वो कहते हैं रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, या तो अबॉलिशन ऑफ वीटो अभी जो हमने पढ़ा, या फिर रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस करो। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस में क्या आता है?
एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये टेबल प्रॉपरली है क्या, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स ऑफ, ये हम रिफॉर्म्स ऑफ यूएन की बात करते हैं, ठीक है। तो इट इज डिवाइडेड अपॉन 2 पार्ट्स, ठीक है। एक तो अबॉलिशन ऑफ वीटो है, देखो ये है ना अबॉलिशन ऑफ वीटो, देखो एक है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एक तो एक्सपेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, आएगा, एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार एक बार, ठीक है। रिफॉर्म्स ऑफ यूएन 2 हैं, रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, इसको मैंने सिंप्लीफाई ये कर दिया है, या फिर क्या है एबॉलिशन ऑफ वीटो पावर, ठीक है। स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में 2 चीजें आती हैं, एक्सपेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो या फिर एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हो, ठीक है। चलो इनको समझते हैं, ये है क्या जो मैं समझाना चाह रही हूँ। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूएन रिफॉर्म्स की। यूएन रिफॉर्म्स के अंदर पहला टॉपिक क्या है, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, उसके अंदर भी 2 टॉपिक्स आते हैं। देखो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन क्यों होना चाहिए, ये देखो, टू इंक्लूड अ न्यू परमानेंट मेंबर, सम ऑफ द क्राइटेरिया हैव बीन सजेस्टेड, दीज आर ऑल द सजेशंस। ये सब हमारा कहना है कि काश ये हो, जिससे चीजें इंप्रूव हो यूएन के बारे में। ये देखो अ मेजर इकोनॉमिक पावर, जो मेजर इकोनॉमिक पावर है उसे परमानेंट मेंबर में डाल दो, कहना ये है। मेजर मिलिट्री पावर है उसको डाल दो उसमें परमानेंट मेंबर में। एक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर जो यूएन बजट का है उसे डाल दो। ये सब पॉइंट्स देखते रहना, ठीक है। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उसको डाल देना चाहिए। अब ऐसे क्यों कह रहे हैं, जो मेजर इकोनॉमिक पावर है जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रन कर रही है, यूएन में आकर वो और अच्छा बेटर परफॉर्म करेगी, यूएन को भी एक बेनिफिट मिलेगा। मिलिट्री पावर है, जो वेपन्स वो यूज़ कर रही है, जो वो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग वो है, वो यूएन को भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यूएन में जो डिसीजंस लेंगे वो परमानेंट मेंबर्स काफ़ी अच्छे डिसीजंस होंगे वो, ठीक है। सब्सटैंशियल मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट। यूएन में बजट अच्छा होगा तो वो तभी तो आगे जाके पॉलिसीज रूल्स वगैरह अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगे। A nation that is big in population, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा अच्छे से राय मिलेगी किसी चीज़ की ओपिनियंस मिलेंगे, ओपिनियंस पोल्स बेटर होंगे। A nation that respects democracy, डेमोक्रेसी जिसकी बहुत अच्छी रन कर रही हो, एंड ह्यूमन राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता हो, ठीक है। अगर कोई कंट्री अपनी कंट्री में ये सब चीज़ें कर रही है तो वो यूएन के लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही ना। अ कंट्री दैट विल मेक द काउंसिल मोर representative in terms of better economic power. अब आप देखो जापान is such a strong economic power, it has such a strong economic power, but military power में जापान क्या है, 0 खड़ी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज यू नेवर नो, जो एक चीज़ में अच्छी हो सकती है वो कंट्री दूसरी चीज़ में पूरी बुरी हो सकती है ना। बुरी इन द सेंस कि एट पार नहीं है वो कंट्री, नॉर्मल है कंट्री, तो सारी बात यही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है। ऐसे तो इंडिया बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉपुलेशन अच्छी काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी अच्छी है इसकी, ठीक है। इंडिया है, साउथ अफ्रीका, ये काफ़ी बिग कंट्रीज है, बट इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है फॉर वन रीज़न और दी अदर, ठीक है। अब ये देखो, देयर आर नो डिस्प्यूट्स ओवर द वैलिडिटी ऑफ दीज क्राइटेरिया, कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, बट विच क्राइटेरिया शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। ये सब क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट होना चाहिए, अच्छी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स को भी अच्छा वो दे, मोर रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, पॉपुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये जो पॉइंट्स मेंशन्ड है ये गलत हैं, बट किसको ज़्यादा वेटेज दे। फॉर इंस्टेंस अगर इंडिया बहुत अच्छी इकोनॉमिक पावर नहीं है बट बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, तो किसको वेटेज ज़्यादा मिलनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट इस चीज़ का है, कॉन्फ्लिक्ट इसी बात का है। देखो इसमें ये लिखा है, बट विच क्राइटेरिया शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन दी अदर इज क्लियरली डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूट इसी चीज़ का है,
इट इज देयरफॉर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अ कंसेंसस। कंसेंसस मतलब एक मेजॉरिटी पे आना, या फिर ऑन द सेम वेवलेंथ, मतलब मैं भी ये कह रहा हूँ, तुम भी ये कह रहे हो, सब लोग एक ही कह रहे हैं, किसी का कहना कुछ और है, सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा, किसी का कहना कुछ और है। तो इसमें क्या कह रहा है, सेम कंसेंसस पे सब लोग नहीं पहुंच रहे हैं। एज टू विच कंट्री शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ परमानेंट मेंबर, नहीं दे पा रहे हैं जब, तो कैसे पता लगेगा कि किसको और इंक्लूड करे P5 में। ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सपेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इसे पढ़ो। दिस इज द लास्ट स्लाइड बिफोर आई एंड दिस पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या क्या पढ़, एक बार पहले हम देख लेते हैं हम पढ़ क्या रहे। रिफॉर्म्स ऑफ यूएन पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, एबॉलिशन ऑफ वीटो पावर, वीटो पावर पढ़ लिया है, डन, इसे हटाओ। रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस में दो क्या है, रिफॉर्मेशन ऑफ या फिर एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और मेंबर्स ऐड होने चाहिए, बता दिया है। ऑल राइट, अब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ये है बिफोर आई वाइंड दिस अप। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, in a meeting of all the heads of the member states in September 2005, it was decided that following steps will be taken. Expansion of jurisdiction मतलब, jurisdiction मतलब होती है this is under our jurisdiction, मतलब हमारे पार में है कोई। अगर हम कहते हैं ना this area is under my jurisdiction, तो इसका मतलब ये मेरे पार में है, मेरे कंट्रोल में है। तो जो कंट्रोल है उसको एक्सपैंड कर दो। अब देखते हैं कैसे। 2005 में ये सब चीजें हुई थी कि फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू मेक यूएन मोर रेलेवेंट। क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन, एक पीस बिल्डिंग कमीशन मेंटेन होनी चाहिए जो कि परमानेंट मेंबर्स एज वेल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स में एक पीस मेंटेन करे, कोई भी एक डिस्प्यूटेड ना रहे कुछ भी। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस द नेशनल गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज पता है क्या होती है, जो ब्रूटल एक्ट्स होता है, किसी को मार दिया, किसी का रेप कर दिया, किसी की डेथ कर दी, जो ब्रूटल एक्ट्स होता है, जो बहुत ही घिनौने हरकतें होती हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इनटू पाना चाहिए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि यूएन टेक ओवर कर रही है, डिस्प्यूट्स टेक ओवर करती है, बट सिटीजन्स को नहीं तो प्रोवाइड करती ना कोई प्रोटेक्शन। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये ऑपरेशनल है सिंस 2006। गाइज आई टोल्ड यू कि ऐसे अभी यूएन सिटीजन्स के बारे में टेक ओवर नहीं कर सकता है, बट इसका कहना तो है कि ये कर सकता है। एक बार आप जरूर जाकर चेक करो, क्रॉस चेक करो, बट हम तो कभी नहीं सुनते कि अगर गवर्नमेंट किसी सिटीजन के अगेंस्ट काम कर रही है तो ये केस यूएन टेक ओवर कर रही है। क्या इसका इतना एक्सपेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, रिफॉर्म्स में आया है ये सब, इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए ना। बट चलो ठीक है, आप तो ये बात लिख कर आना कि 2005 में रिफॉर्म्स लिए गए हैं। तो इसमें क्या बताया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, HRC, जो कि बन गई है, ऑपरेशनल है 2006 से। अग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये देखो MDG मिलेनियल डेवलपमेंट गोल करने की बात हुई थी और इंप्लीमेंट हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। टेररिज्म पता है कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कभी भी आ रहा है, कोई फंडिंग नहीं होनी चाहिए, उसको कभी डिफाइन करना ही नहीं चाहिए, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए किसी से भी। ठीक है, तो वो कह देता है इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, किसी भी फॉर्म में हमारे आगे आ रहा है। तो क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, एक डेमोक्रेसी फंड फॉर्म हुआ, एंड एन अग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 में जब पलाव को इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो खत्म हो गया था, ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है, तो हमने रिफॉर्म्स ऑफ यूएन इस पार्ट में कंप्लीट कर दिया। इन एनी केस क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए, सो यू कैन फ्रेम द आंसर वेल। ठीक है, कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, बस ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऑल राइट, विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर ओनली। पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है। और यार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दो, एंड एनी सजेशंस जरूर बताना। लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करो, इट्स रिटन ऑल्सो हियर। और ये भी देखो 100 on 100 हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप सबको पता है।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमारी ऐप डाउनलोड जरूर करो, हमने ऐप बनाई है, उसके अंदर सब हैंड रिटन नोट्स, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क क्वेश्चन सब कुछ है। क्विजेज अटेंड करोगे बेटर रहेगा, मॉक्स अटेंड करो, तुम लोग को बेटर लगेगा कि हाँ हमें कोई चीज़ आती है। और यही क्वेश्चंस तो बोर्ड्स में आते हैं। बोर्ड्स का पेपर इतना हुआ कभी आता ही नहीं है। कभी सुना है क्या बोर्ड्स का पेपर बहुत मुश्किल है? नहीं आता है। हमने सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज, ये सब सब्जेक्ट शुरू कर दिया, ह्यूमैनिटीज पूरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यू गाइज हैव टू डाउनलोड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम।